अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाबत पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उन्हें कैसे बैलेंस करना है। कल हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और आज हम इनको बैलेंस करने के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो केमिकल रिएक्शंस को मैंने आपसे पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो किसी भी एटम में मौजूद उसके जो चेंजिंग होती है उसको हम केमिकल चेंजिंग होती है उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एज वेल केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस भी उसी चीज़ को कहता है जो केमिकली चेंज, जो उनमें प्रॉपर्टीज़ जो उनकी चेंज होती है उन्हीं को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो हमें दो टाइप्स में मिलती हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट में। अब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसी भी एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे एक एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करके फिर दूसरी चीज़ तैयार करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो एक चीज़ बन के तैयार हो जाती है तो उसको ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है, मिसाल के तौर H2O+O इज इक्वल, जैसे वो एरो के साथ जो बनती है फिर वो आगे वाटर फॉर्म होता है, या CO जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी फॉर्मेशन वो तो जो वो पूरी की पूरी लाइन होती है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को जो है वो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, जो मास ऑफ कन्वर्जेशन होता है उसके हवाले से मिलता है। केमिकल इक्वेशन को हम जो बैलेंस जब करते हैं वो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास के तरीके से बैलेंस की जाती है और ये हमें जो ट्रायल और एरर में दस्तयाब होती है में भी मिलती है और बैलेंस भी की जा सकती है। तो इसी के 4 जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के हवाले से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई फर्स्ट स्टेप में कैसे कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है और सेकंड स्टेप में कैसे भी की जाती है, तो उसी के हवाले से हम आगे मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो एटम्स में जो जो एटम्स दोनों तरफ के जो एटम्स होते हैं उनमें जो उतार चढ़ाव आता है, कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसी के बेस पे उसी को ज़ाहिर करती है, उसी के बेस पे की जाती है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से कम हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोडक्ट की तरफ से कम हुए या ज़्यादा हुए, तो उसी जो कम और ज़्यादा को जो की तरफ से ही उसको चेकिंग करने के हवाले से हम केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस करते हैं। और इसी के साथ जब मिसाल के तौर पे कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हो रही तो उसको हम फिर क्या करेंगे कि पहले तो हम उनके मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स काउंट करके बैलेंस हो रही है तो उसको बैलेंस होने देंगे। अगर बैलेंस नहीं हो रही तो हम उसके कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल के एटम के साथ उसका कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे। फिर चाहे कोई सा भी कोएफिशिएंट हो, 2 हो, 4 हो, हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो उस हवाले से हम जो है वो कोएफिशिएंट उसके सामने से रिएक्टेंट की तरफ से और प्रोडक्ट की तरफ से वो कोएफिशिएंट लगा के फिर हम उस इक्वेशन को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक H2, एक 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब ये तो इक्वेशन बैलेंस हो रही है, H2O नॉर्मल सा बन रहा है, लेकिन जो आगे का ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स जब 2H2+O2 के हवाले से जब हम मॉलिक्यूल करते हैं तो सामने का जो नंबर दिया हुआ है 2, ये इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है और आगे ये किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का अगर वो ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उसके कोएफिशिएंट ऐड करके फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने इसमें भी बताया हुआ है कि जो आगे नंबर दिया हुआ है वो कोएफिशिएंट कहलाता है और जो नीचे जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को शो करता है, और ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और
जो बैलेंसिंग इसकी साइड होगी वहीं पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इनको बता दूँ, जस्ट मैंने ये स्टार्टिंग में ऐसे दी हुई है कि आगे समझने में और मज़ीद आसानी हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हवाले से अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं हो रही तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें कोएफिशिएंट की ऐड कर देंगे, कोएफिशिएंट को बढ़ा देंगे। जो जितना भी कि उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसी भी एलिमेंट के मौजूद होंगे तो उससे क्या होगा कि वो उससे मल्टीपल होता है। जब वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और जो कोएफिशिएंट होता है वो जब एक दूसरे के साथ मल्टीपल होते हैं तो वो थर्ड चीज़ जो होती है, जो दूसरी चीज़ होती है, सेकंड चीज़, उसका हमें इक्वल जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इसी के बाद वो इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है NaCl प्लस H2O। अब सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर जो है अगर दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो रिएक्टेंट के, अच्छा रिएक्टेंट जो है वो एरो के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और जो प्रोडक्ट होती है वो एरो के राइट साइड पे शो होती है। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ये जैसे NaCl प्लस H2O या फिर जो प्रोडक्ट हमारी बन रही है HCl प्लस NaOH, तो ये पूरी इक्वेशन कहलाएगी। ये पूरी की पूरी इक्वेशन। अब जहाँ पे बैलेंसिंग का सीन आता है, सिस्टम आता है, जब बैलेंस हमने करनी होती है तो फिर क्या करना होता है, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। अगर आगे की जो प्रोडक्ट हमें सही मिल रही है तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसमें ऊपर नीचे कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, आगे से किसी भी रिएक्टेंट की तरफ से किसी भी एलिमेंट के आगे कोई भी कोएफिशिएंट लगाना है, बशर्ते अगर मॉलिक्यूल मौजूद जितने भी हो। अगर मॉलिक्यूल 2 हैं तो आगे भी 2 लगाएंगे और रिएक्टेंट की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ से 3 लगाएंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो आगे हम 4, कोएफिशिएंट के सामने हम 4 लगाएंगे और रिएक्टेंट की तरफ से हम जो है वो 3 या 4 लगाएंगे। तो फिर इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसी हवाले से कोएफिशिएंट का जो नंबर होता है वो बढ़ना चाहिए, ताकि आगे की जो बैलेंसिंग हो, जो इक्वेशन बैलेंस करनी हो, तो वो भी पूरी तरह से ठीक तरह से बैलेंस हो जाए। इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर एक है, मिसाल के तौर पे तो अगर बैलेंसिंग किसी चीज़ को करनी है, कोई भी इक्वेशन हमने बैलेंस करनी होती है, तो क्या हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देखना होता है कि किस एलिमेंट के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या है। अगर वो बैलेंस हो रही है तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर बैलेंस नहीं हो रही और आगे के जो सिस्टम में आगे के इसमें मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर हम आगे से कोएफिशिएंट लगा देंगे दोनों की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो है वो हम रिएक्टेंट अपना कोएफिशिएंट लगा के उसको बैलेंस कर देंगे। अब ये स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको समझाता चलूँगा कि कैसे जो चीज़ें हैं, ये एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस की जाती है। और मज़ीद इसके साथ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा वाज़ेह रहती हैं, वो ज़्यादा याद रहती हैं और वाज़ेह जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझाने का मतलब ये है कि भाई जो जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी समझना है, वो इसको आसानी से समझ पाएगा कि भाई कि किस तरीके से कोई भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस की जाए। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट या फिर जो रिएक्शन की साइड होता है, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो तो रिएक्टेंट कहलाते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। तो वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होके राइट साइड पे ख़त्म होगी। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होके वो राइट साइड पे ख़त्म होगी। तो उसी को हम
केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गया, जो राइट साइड पे खत्म हो मिसाल के तौर पे हो गया भाई कि लेफ्ट साइड से कोई भी जो लेफ्ट साइड से तो स्टार्ट होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो उसको रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे ख़त्म होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बीच में एरो के थ्रू मेंशन की जाती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये जो चीज़ें बैलेंसिंग होती हैं, जो रिएक्शंस और जो केमिकल चेंजेस इनमें बैलेंस होते हैं, जो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती है, वो इसी एरो के थ्रू होती हैं। तो नॉर्मल सी ये इक्वेशन बैलेंसिंग क्या है, मिसाल के तौर पे हो गया यार पोटेशियम क्लोराक्साइड्स हो गई, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, या फिर और प्लस ऑक्सीजन का हो गया। अब हमारे पास जो है पोटेशियम क्लोराइड का भी एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, हम पोटेशियम का भी सेम रखेंगे कि पोटेशियम की कोई भी एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं है इसमें, क्लोराइड की भी कोई एक्स्ट्रा क्लोरीन की भी नहीं है एक्स्ट्रा चेंजिंग। अब आगे बात ये आपस में एक दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट की तरफ है वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आ रही है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। अब बैलेंस ना होने की वजह ये है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 हैं, और रिएक्टेंट जो अगर रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो फिर ये अपना एक जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें क्या होता है कि जो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनमें एक उतार चढ़ाव जो होता है इनमें किसी भी एलिमेंट का, तो वो नॉर्मली हमने उसको बैलेंस करने के लिए आगे कोएफिशिएंट लगाना होता है। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है लिमिटेडली, तो हमने उसके साथ वो चीज़ बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हमारे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सामने से कोएफिशिएंट लगा। जहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और सामने जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है KClO3। अब ये तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के और यहाँ पे 3 हो गए, तो ये तो एक एटमॉस्फेयर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और कंटेन कर रहा है। तब अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हम बैलेंस करने के तरीके तो हमारा जो सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, उसमें ये है कि दोनों तरफ के एटम्स की जो तादाद होती है, जो क्वांटिटी हो वो सेम हो चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में यही था कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होती है वो लेफ़्ट टू राइट हो जाती है। लेकिन अब जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो तो फिर बैलेंस करने के लिए हमने स्टेप नंबर 2 है कि दोनों की तरफ, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल उनके जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वली ट्रांसमिट हो। अगर वो इक्वली ट्रांसमिट नहीं होंगे, इक्वली बॉन्डिंग नहीं होंगे, तो फिर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी ठीक तरह से। तो हमने क्या करना होता है इस स्टेप में, तो हम पहले तो देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कौन से एटम की मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि उनके सामने हम कोएफिशिएंट लगा देंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सामने से कोएफिशिएंट लगा देना है। अब कोएफिशिएंट लगाने के बाद, चूँकि कोएफिशिएंट वो जुज़ा होता है, वो आदत होता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से मल्टीपल हो सकता है। अगर वो मल्टीपल हो रहा है तो हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम एज जो हमारे पास मौजूद है वही आएगी। जो प्रोडक्ट हमारे इस फर्स्ट स्टेप में आ गया तो वही हमें आराम से मिल सकती है। अब हमने इनमें एडिंग किस चीज़ की करनी है, हमने इसमें एडिंग एक कोएफिशिएंट की करनी है। फिर कोएफिशिएंट पहले तो देखेंगे कि हमारे पास मौजूद है रिएक्टेंट कौन से हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, वो हम स्टेप नंबर 3 में सीखेंगे कि स्टेप नंबर 3 में कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट एडिंग करने के साथ हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो कौन सी बनेगी। तो स्टेप नंबर 3 है हमारा। स्टेप नंबर 3 हमारा मैं ये कह रहा है कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो
वो तादाद जो उनकी क्वांटिटी वो इक्वल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम उसके सामने मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ एक एक कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे। अब वो ऐड इस हवाले से करेंगे कि जब देखेंगे कि हमारे पास मौजूदा कोएफिशिएंट्स की क्या जो क्वांटिटी क्या है, दोनों तरफ की एटम्स की क्वांटिटी क्या है। अब उस क्वांटिटी को देख के फिर हम उनके कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो हम इनके सामने 2 कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 जो है वो सबसे आसानी से मल्टीपल हो सकता है बहुत आसानी से। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 2 × 2 = 4, और अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6। तो ये दोनों तरफ से जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, अगर 3 के साथ, अब ऑक्सीजन O2 के साथ सामने हम 3 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो है O3 के पास हम 2 ऐड कर देंगे। अब 2 और 3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ जो एटम्स की क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल सेम आएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हम ऑक्सीजन के सामने 3 ऐड कर देंगे, और जहाँ पे हमारे पास 3 है ऑक्सीजन और वहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। तो इसके साथ हमारी जो इक्वेशन होगी वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ के एटम्स की जो क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो उसी इक्वलमेंट को हम इक्वेशन बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि हमारे उसके बाद जो है हमारी इक्वेशन जो होगी वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर हमने क्या करना होगा कि 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, कि दोनों तरफ से मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के, वो एटम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो इसी के साथ वो रिएक्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल नॉर्मली और बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पली समझाया हुआ है कि 2KClO3 + KCl + 3O2। अब यहाँ पे 3 और वहाँ पे 2 इस वजह से दिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वो 2 है, और वहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 है। तो ये अपोजिटली 4 है। अब यहाँ से ऐसे समझे कि ये 2 जो है नीचे ऑक्सीजन के वो वहाँ आगे से चले जाएंगे, और वहाँ के 3 जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो इसी के साथ वो रिएक्शन जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके साथ आगे और मज़ीद बढ़ते हुए यहाँ पे आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे हम इसको कि किस तरह से यह है हमारी चीज़ जो है वो बनी। अब 2 हमारे पास पहले कैल्शियम का जो एक मॉलिक्यूल था वो कोएफिशिएंट लगाने के बाद हमारे पास 2 हो गए कैल्शियम के, और सामने रिएक्टेंट की तरफ से 1 हो गया। वो इस वजह से 1 हुआ क्योंकि जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो उसके बाद ये नेचुरली चीज़ होती है कि कोएफिशिएंट के हवाले से जब एक चीज़ की वो वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, इस वजह से वो बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे कोएफिशिएंट लगाने के बाद, तो वो वैल्यू जो है होगी वो उसकी वो कम होते जाएगी। और डिक्रीज़, क्योंकि टेम्परेचर और हीटिंग के हवाले से कोई भी चीज़ में क्या होता है कि एवोपोरेट होती है चीज़ें। अब ये रिएक्शन भी ऐसा ही है, और क्लोराइड के 2 हैं तो वहाँ पे 1 आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये इक्वेशन जो है वो आराम से बैलेंस हो गई। तो जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास कितनी भी क्वांटिटी में हो, लेकिन जब प्रोडक्ट में आएगी वो चीज़, वो एक चीज़ बन के तैयार होगी, तो फिर उसमें हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ जो है हमारे पास कितनी थी पहले, और कुछ कोएफिशिएंट्स और कुछ मज़ीद अमाउंट मिलाने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ किस हवाले से और कितनी बची है। और इसके बाद हमारा जो है वो स्टेप 4 होगा, और स्टेप 4 में हमें कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि हमने जो किस हवाले से ये चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, और क्या हमारे पास रिज़ल्ट जो आया है वो क्या आया है। तो स्टेप नंबर 4
की तरफ चलते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 3 में ऑलरेडी 2KCl प्लस 3O2 जो है वो रिएक्ट करके फिर 2KClO3 बना रही है चीज़। तो ऐसी कैल्शियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन का जो सिस्टम चल रहा है उसी को ही आगे हम मज़ीद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चले इस इक्वेशन को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। और बैलेंसिंग जो है वो हमारी इक्वेशन तो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन ये जो इक्वेशन और मज़ीद इसमें पता चलेगा कि और कितना जो चीज़ें हमने एडिंग के हवाले से मुकम्मल कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि सिंपली आप देखें, नंबर 4 स्टेप में हमें ये बता रहा है कि नंबर 3 स्टेप में हमारे पास इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें कम आ रही हैं, रिएक्टेंट वो बिल्कुल नहीं आ रही, जो हमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं हो रहा था, लेकिन क्लोरीन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो हमारा अपना कैल्शियम और क्लोराइड जो है वो पीछे रह गए, अब वो स्टेबल नहीं हो रहे। तो अब उनको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इनके पीछे भी हम वही जो कोएफिशिएंट है, जो 2 कोएफिशिएंट रिएक्टेंट की तरफ हमने लगाया हुआ है, वही कोएफिशिएंट जो है कैल्शियम क्लोराइड का वही के साथ हम प्रोडक्ट में भी ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। और मुकम्मल बैलेंस होने के बाद इसमें यही चीज़ बचेगी जहाँ पर कोई दूसरी आगे स्टेबिलिटी नहीं हो, और उसके बाद हमारी वो इक्वेशन जो होगी वो मुकम्मल बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है 2, ये हम प्रोडक्ट की तरफ भी ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, K2 हमने पता है कि K2 जो है यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट में 2K प्लस 2Cl प्लस O6, क्योंकि जब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो जो हमारे पास जो एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो 6 हो जाएंगे, और क्लोरीन के हमारे पास 2 है, और पोटेशियम के भी हमारे पास 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट की तरफ से। और हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की तरफ भी हमने ये ई इक्वेशन का जो सिरा है वही रखना है। तो इसके साथ जो है हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ बैलेंस हो जाएगी, और हमारा आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।